अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्पहाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं अपनी सबसे ज़्यादा बावकार या प्रेस्टिजियस महफिल से, जिस सेगमेंट में तशरीफ़ रखते हैं एक मौजूदा अमरीकी सदर और दो साबिक अमरीकी सदूर। लो आ गई बहारे, आया समा सुहाना, हर शय बदल रही, नहीं भजन नहीं, अच्छा, हर शय बदल रही है, कहीं तुम बदल न जाना। लो आ गई, लो आ गई बहारें, आया समा सुहाना। ते जुनैद पुत दुख लगा कि अमरीका दे लोग बेचारे अमरीकी जिहड़े आ ਉਹ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕਲੱਬਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਗਾਤਾ ਬਣਦਾ ਫਿਰਨਾ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਈ ਸਮਾਂ ਸੁਹਾਨਾ ਸੀ। ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਗੂ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। जुनैद पुत, मेरी बात सुने मिस्टर ट्रंप, आप साबिक अमरीकी सदर हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और आप बात कैसे करते हैं? पोता पोता, बहुत अजीब लगता है। पुत गल पता की आ, मैं अपनी असल नहीं छड्डदा। मैं न्यूयॉर्क ते बड़ी देर बाद आया। मैं जट्टां दा मुंडा मैं तो पिंड जो हुंदा सी ना, जब तक मैं पिंड रहा उस वेले फसल भी बल्ले 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 हाला होई रही है। नाल दी चीमियां दी फसल, साडी फसल उहदे नालों एडी डी उच्ची हुंदी। चीमियां दी साडी दुश्मनी इस गल्लों पै गई। वो कहण साडी फसल ते तुहां टूणा कराया। मैं कहां टूणा नहीं कराया, मेहनत करो साडे जिन्नी। फिर मैं न्यूयॉर्क आ गया। इत्थे भी मैं बल्ले बल्ले घर छड्डी के पुत अमरीका चक के किधरे दा किधरे लै गया। मैं कहां ले गए? अब पुत हद हो गई है, वही है पूरी दुनिया दे विच बल्ले बल्ले नहीं हो गई अमरीका दी। हुण वे जरा हर थां तो बीती करा मुड़न डे दोवें नामराद। वेखना जरा अफगानियां कीता की है इन्हां नाल। शर्म आउंदी आ मानना, मैनूं ते दसदियां भी ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਾਲ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਕਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੇੜੀ ਇਹਨੇ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਜੇ ਨਾਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮਿਸ ਬੈਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਜੇ ਮਿਸ ਬੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਜੋਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਇਮਰਾਨ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ 200 ਦਾ बैलेंस भेज दे। अच्छा मिस्टर ट्रंप, आपने पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान की बहुत तारीफों के पुली बांध दी है आपने। तो मेरा तो शुरू तो यार है, मैं तो मैट्रिक में माई बेस्ट फ्रेंड च ले। अच्छा, आई हैव मैनी फ्रेंड बट इमरान इज माई बेस्ट फ्रेंड। We both get education together। मेरा ते पोतो दे नाल बड़ा तलक सी। ये ते फिर वड्डिया हो के उन्हें मेरे कोलों जदों फिर शौकत खान वास्ते चंदा मंगिया ना, फिर मैं ओहदा फोन ब्लॉक कीता। पुत जारी नहीं साडी मुकी। ये ते एडा देखो ना जरा, आ सारी दुनिया च हलाला होई पई आ कि बई ये इमरान खान नूं फोन नहीं करदा या ओहदा चकदा नहीं। बई तू कर लै एक छोटी जी काल, गेट छड़, तेरा की जाना हैगा। बड़ी हद आ 30 सेंट लग जाऊ तेरे। चल होर कुछ नहीं, ते जदों आपस आउंदा उत्थे वाईफाई आ, ओ कनैक्ट करके ते चल व्हाट्सएप कॉल कर लै, ओहदे ते टका नहीं लगदा। इन्नी अकल ही नहीं पुत। अकल नूं हथ ते ओ बंदा मारदा ना जिद को अकल हुंदी आ। इहो जिहा बंदा जदों हथ मारदा, हाथ च कोई दवाई वाली चीज़ी आउंदी आ। हाले पिछले संडे पुत मैं गया कि स्टोर तो फिशिंग वास्ते गंडोए लैन। अच्छा, उत्थे 4 पाकिस्तानी मैनूं मिले आ। आंदे चाचा ट्रंप तेरी क्या बात, किथे टुर गया बेजरी साडे मथे ला के। मैं क्या पुत बस मासूम लोकां वोट देते कि पता नहीं की कर जाऊ। उन्हें की करना? जेड़े बंदे कोल गोडे ते हुण खारिश नहीं हुंदी, उन्हें की करना? फिर वही उनकी ज़ईफ़ुल उम्री का मजाक उड़ा रहे हैं। और नहीं पुत, मैं किसी का मजाक बजुर्ग का नहीं उड़ाउंदा। मैं भी प्यो दादियां वाला, मैं इज्जत करना। पर पुत वेखना जरा, अमरीका की सदारत जिहड़ी हुंदी आ ना पुत, बड़ी तगड़ी शै हुंदी आ।
ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਚਕੂ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਜਰਾ ਔਰ ਫਿਰ ਜਰਾ ਜੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦਵਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਨ ਕੱਢ ਲਈਦਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ गिलास फड़ना ही मैं पेन फाड़ लिया। तुम तो अब जेलसी में गुस्से में भाईजान जो बाइडन को बातें करते हो। जुनेद साहब जो बाइडन भाई इतने नाइस मैन है, गिरते हैं ना तो खुद ही उठते हैं, किसी को कह रहे करीब ना आना मैं खुद ही उठूंगा। आ ते कालू पोते भी दसना कि दिहाड़ी च देखदे कितनी बारी है। मेरे से बोले कालू ना मुझे कहे, कालू ना कहे मुझे। गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, गिरते हैं। तो क्या ਉਹ बात? ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚ ਡਿੱਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਤੋਂ ਬੁਝਦਲ ਐਡਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਅਰ ਤੁਗਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਹੁਣੇ ਲੜ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਰ ਤੁਗਰਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਡਰਨ ਡੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੇ ਅਰ ਤੁਗਰਲ ਯਲਗਾਰ ਹੋ, ਫਟਾਫਟ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲਿਓਂ $500 ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਰਾਬ ਦੇਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਕਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਯਲਗਾਰ ਹੋ। देखो लड़ाई हमारी तुम्हारी है, उर्तुगल को ना बीच में लाओ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਤਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਖੰਗੂਰੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰ। ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਚਾਚਾ ਟਰੰਪ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਤੌਬਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਈਏ। एक बारी फिर पोतो थे हलाला हो गई ट्रम्पू दी। देखिए जो बाइडन आपकी जो वहां पे इस वक्त इज्जत अफजाई हो रही है पूरे अमेरिका में, वो तो अब तस्लीम करें ना। लोग कह रहे हैं कि कसानी बिल्ली खब्बा नोचे, आपको समझ नहीं आ रही कि अफगानिस्तान में क्या खच मार बैठे हैं आप, और उसका मुद्दा जो है वो आप पाकिस्तान में डालने की तैयारी कर रहे हैं। यकीन जवाब देना ऐसे सदर मैं कि तू ਪੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਸਦਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਟਰੰਪੂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਚੋਂ, ਕੁੱਕ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਖਾਖਰੋ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਟਰੰਪੂ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਪਾ ਗਿਆ, ਆ ਜਾ रब दा ना ही वापस आ जा, नहीं तो यही मार देने किसी कदे। व्हाइट हाउस के ये गार्ड्स है, सिक्योरिटी गार्ड्स, ये आपको बहुत मिस करते हैं। मिस्टर जुनेद गार्डा ने की याद करना इन्होंने ट्रंप नु 6-6 महीने की तनख्वाह मरी है नदी ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਓਏ ਬਕ ਬਕਣਾ ਕਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੱਟਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋੜ ਗਈ। ਓਏ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਰਾ ਗੁਲਾਬੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਆ ਪੁੱਛ ਲੈ ਗੰਜਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਭਲਵਾਨ, ਆ ਟੈਡੀ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਪਤੰਗੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਫੋਨ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਾ ਟਰੰਪੂ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਆ ਜਾਓ ਬੌਸ, ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾਵੇ ਦਾ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਵਾਇਆ। ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। मिस्टर ट्रंप दलिया खा के बीमार हो गए। ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੌਸ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇਬੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੇੜਾ ਯਾਰਾ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਸੁਣ ਨਾ ਪੁੱਤ। ਆ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਐ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਭ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੇਜ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਦੇ, ਟਰੰਪੂ ਆ ਜਾ। पर ट्रंप हुण की करे, हुण भुगतो। कभी तन्हाई में लेटे हुए ख्याल आया तुम्हें कि ओबामा ने बड़ी इज्जत से 8 साल हुकूमत की है और तुम्हें 4 साल ओए ओए करके भगा दिया। गुड बड़ी अच्छी गल की थी। थैंक यू। ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਦਿਆਂ। ठीक है, ये भी ना बात, ये भी ना बात। अब मशवरे देने दे भी पैसे देन डे आ। जुनैद पुत ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਉੱਠੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਤਾਇਆ ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰਨ ਦਿਓ ਕੱਲੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਉੱਠੀ ਨਾ ਖਬਰ। ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆ ਤੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆ ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਜਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ MS ਵੀ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ हैंडल कर ले। इस काम के तो मिस्टर ट्रंप आप खुद मास्टर है मीडिया हैंडलिंग के। ਆਹੋ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਾਬੂ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ। ਆ ਜਰਾ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ट्रंप ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੋ। ट्रंप ने बड़ा चिट्टा चौड़ा गाया है।
ਚੱਲ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਗਾ ਲਵਾਂਗੇ, तेरा की तलकिया चिट्टे चोले ना ले। फिर उठिया तू, मैं नौकरी से निकाल दूंगा तुम्हें। हम तनख्वाह देते हैं तुम्हें। बॉस 4 दिन ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਦਾਣੇ ਦੁਣਕੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਾਚੇ ਉਹ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਿੱਠੇ ਚੁੱਪਣੇ ਜੇ? ਮਿੱਠੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਪੜਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੂਈ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰੇ ਥੋਕੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਇੰਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪੁੱਤ, ਅਮਰੂਦ ਖਾਂਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਚ ਬੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜ ਬਾਈਡਨ ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਸ਼ੋਆਂ 'ਚ ਜੁਗਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 20 ਸਾਲਾ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੁਗਤਾ, ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜੁਗਤੋਂ ਜੁਗਤੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਆ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਛੋਹ ਵਾਲਾ ਹੁੰਡਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਈ ਬੈਠੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਏ ਪੁੱਤ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਦਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਲਕੇ ਥੱਲੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਤਖ ਹੁੰਦੀ ਆ। ये कौन सी बतख होती है जो नलके के नीचे नहाती है? ਪੁੱਤ ਜਦ ਬਤਖ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਲਾਅ 'ਚ ਵੜਦੀ ਡਰਦੀ ਆ ਕਿਧਰੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਲਕੇ ਥੱਲੇ ਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਸ ਗਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਲਾਅ 'ਚ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਲਕੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹਾਇਆ ਕਰੂ। मिस्टर ट्रम्प क्या आप फजूल बातें कर रहे हैं? बतख जितनी मर्जी बूढ़ी हो जाए वो तालाब में डूबने से डर सकती है? ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਲਾਅ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਬਤਖ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ। Oh, you man. Good. सारा अमेरिका जानता है ना मुझे ब्लड प्रेशर है ना शुगर है। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤ ਪਈ ਆ। मिस्टर जुनैद, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, जी बताएं। नेक्स्ट टाइम हमें इकट्ठे कभी ना बुलाइएगा। ओहो, जो रात को 11 बजे चलता है ना हसब्याल, उसमें हम दोनों को बुला लें, और जो 4 बजे चलता है ना उसको उसमें अकेले को बुला लें। ओए 4 बजे वाले चसी आ जाएंगे, लोग सोते होंगे ने बिस्ती काट होएगी। यस यस। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वो बात तो अब खैर पुरानी हो चुकी, वो हिंदुस्तानी एंकर के साथ जो कुछ हुआ वो तो दुनिया ने उसका तमाशा देख लिया। अर्नब गोस्वामी साहब के साथ जी, जो बड़े तमतराक के साथ कह रहे थे कि मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि काबुल में आईएसआई के जो एहलकार हैं, फौजी हैं जो मौजूद हैं, जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उन्होंने आज दोपहर के खाने में क्या खाया, रात के खाने में क्या खाएंगे। अच्छा, उसकी वीडियो मैंने देखी थी तो मुझे लग रहा था कि बचपन में कहीं इसका सिर टूटी पे बच जाऊंगा। हो जाता है, फिर फर्क पड़ जाता है। पूरी दुनिया या तो सोई हुई है या बेहोश है कि मतलब किसी ने उसका झूठ नहीं पकड़ा, मतलब उसके झूठ पकड़े जाने पे हैरत का इजहार नहीं किया, उसको जूते नहीं मार रहे पकड़ के, कि मतलब कितनी बेशर्मी और ढिठाई के साथ कह रहे हैं कि वो काबुल के सेरीना होटल के 5वें फ्लोर पे आईएसआई के जो एहलकार हैं, ऑफिसर्स हैं, मौजूद हैं और वो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो जैसे ही उसको बताया गया कि भाईजान काबुल के सेरीना होटल के 5वें फ्लोर पे, काबुल का सेरीना होटल के तो 2 फ्लोर है। उसने कहा जी मैं तस्वीर बनाई सी, मैं तेनू ते आप बनाए सा। अच्छा, इसके बाद इंडियन मीडिया को या इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के परवरदा जो मीडिया है उसको एक और सुबकी का सामना ये करना पड़ा कि ये जो अभी मोदी साहब अमेरिका गए थे कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से भी खिताब करना है और जो बाइडन से भी मिलना है, वहां पे उन्होंने जनाब अली न्यूयॉर्क टाइम्स के टाइटल की एक तस्वीर वायरल कर दी और जिस पे मोदी की तस्वीर है और पता नहीं उसको दुनिया का अजीम तरीन लीडर, निजात दहिंदा और ये और वो खुशखबरी, पता नहीं क्या क्या उसको कह दिया था और लाखों की तादाद में वो वायरल हो गई। वो इतनी ज्यादा वायरल हुई कि न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरफेयर करना पड़ा और न्यूयॉर्क टाइम्स को कहना पड़ा भाई किथे कौन सा न्यूयॉर्क टाइम्स, वो कौन सा शुमारा हमारा, किसमें अपने अपने टाइटल पे तुम्हारे वजीर आजम की तस्वीर छापी है, बस करो। और झूठ के भी कोई पाँव होते हैं, दिखाओ तो सही। तो फिर चुप हो गए, बेशर्मी के साथ चुप हो गए ये लोग।
सर जी आपने पहले भी प्रोग्राम में जिक्र किया कि वो बीबीसी ने अपनी फ्रांसिक से ये सारा कुछ करवाया, अब ये सब कुछ झूठ पे मबनी है जो कुछ भी ये पोस्ट। बीबीसी के फेक न्यूज बस्टर ने ये काम किया है ना जी, उन्होंने उनके ऊपर तले मेरा ख्याल के 1-1.5 हफ्ते में 3 झूठ जो है वो पकड़े हैं। ये जो उन्होंने कहा था कि जनाब ये पंशीर की वादी में जो है वो पाकिस्तानी तैयारे लड़ रहे हैं, खैर वो तो छोड़ो, वो तो पुरानी बातें होगी ना। अब ताजा तरीन उनके साथ एक और वारदात होगी बेचारों के साथ कि भारतीय रियासत जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में क्या हुआ है? क्या जी? उत्तराखंड में वहां पे चीनी फौजियों ने, और बाकायदा ये मैं नहीं कह रहा, ये इस वक्त इंडियन मीडिया में ये सुर्खियां लगाई जा रही हैं, बड़ा शोर पड़ा हुआ है, शोर मचा हुआ। उन्होंने कहा है कि चीनी फौजी एक बार फिर हमारी ठुकाई करके चले गए। चीनी फौजियों ने क्या किया, उन्होंने उत्तराखंड में जाके पहले एंट्री डाली है अपनी घोड़ों पे, बड़े वो काउबॉय स्टाइल में घोड़ों पे एंट्री डाली है, फिर उन्होंने बम से वो पुल उड़ा दिया और फिर उन्होंने इंडियन फौजियों को बंदूकों और डंडों से मारा है, फिर उनके कान पकड़वाए हैं, कान पकड़वा के उनकी परेड करवाई है सारे गांव के सामने। अजीब, मैंने सुना उनको हाथों पे भी सोटियां मारी हैं। इधर खड़े हो गए, हाथ बाहर कटो। कुछ फौजियों के कान पकड़वाए और कुछ फौजियों के हाथ पीछे बांध के फिर परेड करवाई है उन्होंने, हर तरीके से उनके ह्यूमिलेट किए और फिर वो वापस गए। तो उनके कहाँ गए वो बाहुबली, वो दबंग? अच्छा, अब देखो उनके ये जो हिंदुत्व की एक मेंटालिटी है ना, ये जाहिर कहाँ होती है? ये होती है बेचारे मजलूम मुसलमानों पे। ये असम में क्या हो रहा है? बिल्कुल सही। ये असम में पहली बार जो हुआ है ना, एक उम्मीद की किरण ये जागी है कि असम में ये जो हिंदू मेंटालिटी है, जो एक्सट्रीमिज्म की मेंटालिटी है, इस पर कम से कम अरब दुनिया में पहली बार रद्द अमल सामने आया है जो मुसलमानों पे जुल्म हुआ है। हम तो अरब दुनिया से ये शिकवा करते हैं कि उन्होंने कभी भी कश्मीर के मसले पे उस तरह से रिएक्ट नहीं किया जिस पे अरब दुनिया जो है वो शाह महमूद कुरैशी से भी नाला नजर आई थी जब उन्होंने ये दबे लफ्जों में गिला किया था। लेकिन अब ये हुआ है कि जब असम में उन्होंने कम से कम 20 से ज्यादा निहत्ते मुसलमानों को जुल्म करके शहीद किया है, और बिल्कुल निहत्ते मुसलमान बेचारे इंतहाई कस्मोपुरसी के आलम में। और एक वहां पे मुसलमान था 33 साला मोमिनुल हक। मोमिनुल हक की उन्होंने पहले उसकी शहादत की और उसके बाद उसकी लाश पे भंगड़े डाले, उसकी लाश के ऊपर कूदते रहे। जब वो वीडियो अरब दुनिया में वायरल हुई है तो फिर वहां पे ये हैशटैग बना है, टॉप ट्रेंड बना है, बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स। उसके नतीजे में फिर ये हुआ कि पहली बार, कम से कम मेरी होश में पहली दफा हुआ है कि अरब दुनिया के कई जो बड़े सुपर स्टोर्स हैं वहां पर इंडियन प्रोडक्ट्स को रैक्स से हटाया जाने लगा था। और पहली बार उनमें एक खौफ की लहर आई थी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट में। जाहिर है इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नहीं लगाई जा सकती। उनका जो ट्रेड वॉल्यूम है अरब दुनिया का और इंडिया का, वो गालिबन मेरा ख्याल है कि $162 बिलियन से भी ज्यादा का है। इसलिए ये कोई आसान काम तो नहीं था, लेकिन कम से कम एक उम्मीद की किरण जरूर जागी है। तुम फिक्र ना करो, मोदी जितनी देर है वो उतनी देर तक रहेगा जब तक पूरी दुनिया से इसको छितर न बच जाए। आप उसका देखो ना गेटअप क्या बना हुआ है, ये जो बाल शाल उसने बड़े कराए। इस तरह का अक्सर जादूगर जो होता है ना जी, वो थानेदार की बीवी से गलत तवीज दे के छितर खाता है। अच्छा, थानेदार की बीवी को गलत दे देता था जी, गलती। फिर अल्लाह बैठा हुआ ना जी ऊपर। पर इन्हें असम के मुसलमानों से क्या तकलीफ है? इसका जिक्र हम 2-3 दफा पहले भी कर चुके हैं कि ये गालिबन 2018 से भी पहले का ये चला आ रहा है कि ये असम के मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं। एक तो इनको हर बंदा जो है ना, ये आरएसएस वालों को हर बंदा जो अपने अलावा जो है ना हिंदुस्तान में, वो घुसपैठिया नजर आता है। सबसे बड़े घुसपैठिया तो आप क्रिश्चियन इनको घुसपैठिया नजर आते हैं। हर एक को जो इनके खिलाफ बात करे, जो अपने हक के लिए आवाज उठाए, वो घुसपैठिया इनके लिए। तो ये बेचारे जो बर्मा से बांग्लादेश से हिजरत करके भले वक्तों में आए हुए हैं, वो वहां पे उनको हिरासती कैंपों में रखा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, और ये सब कुछ इंडियन पुलिस की मौजूदगी में होता है। ये अभी भी जो वहां पे मुजालम हुए 20 से ज्यादा निहत्ते मुसलमानों को शहीद किया गया, ये भी ये किया आरएसएस ने है, और इंडियन पुलिस जो है वो खड़े तमाशा देख रही है। तो ये एक अरसे से तमाशा चला आ रहा है। तो वो ये कहते हैं कि ये घुसपैठिए, इनको यहां से निकाला जाए, उनके घरों को नजर आतिश किया जाता है। और मेरा ख्याल 25 लाख से भी ज्यादा वहां पे मैसूरीन है बेचारे, वहां पे हिरासती कैंपों में एक तरह से रहते हैं, लेकिन उन पर ये जुल्म के पहाड़ तोड़ते हैं असम में।
सर जी ये इंतहा पसंद हिंदू जो हैं इन्होंने तो असम में पहले जेलें बनाई हैं मुसलमानों को फेंकने के लिए। हाँ, मुसलमानों को टॉर्चर करने के लिए, अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए उन जेलों में तहखाने बनाए गए हैं और खुद इंडियन मीडिया ने इसकी निशानदेही की थी सबसे यार पहले। तुम लोग एवं ही कलप रहे हो। तुम एक सियाना बंदा जो कह रहा है कि मोदी सारा कुछ नाश मार के फेर जाएगा, फिक्र ना करो। असल बात तो ये है कि जो उनको नमोशी हुई है ना जी अफगानिस्तान से, बल्कि नमोशी तो बड़ा मैंने लाइट लफ्ज कहा है, जिस किस्म की उनकी उधर से चतराउल हुई है, वो बेचारे ना कंफ्यूज होके तो अब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। दूसरी तरफ आवाम का ध्यान पड़वा रहे हैं। ये आसाम वगैरह में जो कुछ भी हो रहा है ना जी, ये सिर्फ उसका शाखसाना है। वो जो अफगानिस्तान में उनको दोनों कन्नों से पकड़ के तो जो मरोड़ा है ना जी तालिबान ने, बड़ा पैसा लगाया इंडिया ने उधर, हिंदुस्तान ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया था अफगानिस्तान में इंडिया ने कि उसका अगर कुछ हिस्सा किसी एक रियासत पर भी खर्च कर देते तो उस रियासत की तकदीर बदल जाती। मकसद क्या था? देखिए ना, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद पे थे, जो जितने भी शहर थे, वहां पे सकाफती मराकज के नाम पे दहशतगर्दी के मराकज कायम किए थे। और क्या था? कौन सी सकाफत फैलाना चाहते थे वो अफगानिस्तान में जाके अपनी? अच्छा, फिर उनके लिए कश्मीर से भी हमेशा की तरह बहुत बुरी खबरें आ रही हैं। वहां पे जहां पे हमने अक्सर उसका जिक्र किया है कि ये वहां पे आबादी का तनासब तब्दील करने के लिए जो इंसेंटिव दे रहे हैं मुख्तलिफ बिजनेस टाइकून्स को, बिजनेस ग्रुप्स को वहां पे आबाद करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 लाख लोगों को आबाद करने का मंसूबा था। तो जिन लोगों को कोड़ियों के मूल पे इन्होंने वहां पे मकबूजा वादी में जमीनें दी थी, अब वहां पर कैसे कारोबार हो सकता है? नामुमकिन सी बात है इन हालात में कारोबार। ये सैयद अली गिलानी की शहादत के बाद कहते थे कि जनाब वहां तो मसला ही कोई नहीं है, वहां पे तो अब ये तहरीक दम तोड़ देगी। उन सब ने मिलकर फैसला किया है कि हम सैयद अली गिलानी के नक्शे कदम पे चलेंगे और हमारा मोटो एक ही होगा कि पाकिस्तान से इल्हाक, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इन हालात में वहां पर कौन सा कारोबार होना है? अब हो ये रहा है कि वही जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, पहले उन्होंने कोड़ियों के मोल जमीन ली हुई है, मजीद सस्ती जमीनें अपने गले से उतार के फेंक कर वापस हिंदुस्तान जा रहे हैं। अच्छा यार ये इनकी बहुत बड़ी बेवकूफी है ना कि ये समझते हैं कि सैयद गिलानी शहीद हो गए हैं तो उनकी आवाज बंद हो गई है। भाई अभी तो उनकी आवाज शुरू हुई है। उनके जो पैरोकार हैं, कश्मीर के जो मुजाहिदीन हैं, वो उनकी सोच, उनके ईमान, उनके अकवाल, उनके अमाल, वो सारे उनके साथ हैं। बिल्कुल। और वो उनकी जो तहरीक थी उसे बंद थोड़ा ही होने दें। जी नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वतन अजीज में बेगुनाह और मासूम शहरियों को झूठे मुकदमात में फंसाकर उनको ब्लैकमेल करके उनसे रकम ऐंठने का एक पुराना पेशा चला आ रहा है और आज हस्बे हाल के कटहरे में खड़ा है इसी धंधे में मुलव्वस एक शख्स। ना गलत बात मत करो, गलत मुलव्वस नहीं हूं मैं, ओरिजिनल झगड़ा होता तो भाई मुकदमा करता हूं मैं। तुम लोगों की आदत है, तुम लोगों की जबिल्लत में शामिल है किसी भी शरीफ आदमी के खिलाफ किसी भी बुनियाद पे झूठा मुकदमा दायर कर दे। नहीं, सिर्फ झगड़ा ही नहीं, और भी बहुत कुछ है। पता नहीं अजीबो गरीब मुकदमात, अल्लाह माफ करे, ये दर्ज करवा देते हैं पैसे ले दे के, और उसके बाद फिर पैसों की ही लेनी देनी होती है और उसके बाद खत्म हो जाता है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मेरे एक अजीज थे, उन्होंने प्लाट को खरीद के ऊपर मकान बना लिया। मकान जब पूरा बन गया ना, तैयार हो गया, तो उधर ही एक पार्टी आ गई जी कि ये तो हमारा प्लाट है। उन्होंने कहा जी प्लाट आपका है तो ये तो हमने खरीदा है और मकान बनाया है। कहते नहीं जी साडा है, इसका खसरा गलत है। वो कहन जी सानू तो सिर्फ उस खसरे का पता है जेड़ा बच्चे नूं हुंदा है। वो अड़ गए। वहां के कुछ बुजुर्गों ने बताया जी इनका काम ही ये है। उस चुके सारा मकान बन गया, तुम लोग नहीं आए, जब तैयार हो गए उसमें बीच में लोग आ गए, उस वक्त वो आ गए। कई तरीके हैं इन लोगों के पास रकम बटोरने के, लेकिन अब इन लोगों के लिए बुरी खबर ये है कि एक नया कानून हुकूमत ला रही है इन लोगों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए, जिसकी समरी तैयार कर ली गई है। जो बंदा भी झूठा मुकदमा करेगा उसको जवाब में तावान अदा करना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन भाई वो डरेगा तो वो ना जो झूठा मुकदमा करेगा, जब होएगा असल मुकदमा तो उसे डरने की क्या जरूरत, सच को तो आंच नहीं। पर ये भी तो देखो कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। और भाई मैं बकरा नहीं हूँ, शक्ल बकरे जैसी है।
चलो बहरहाल अगर नहीं तुम झूठे सच्चे हो तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। नहीं डर तो नहीं रहा, मैं डर तो नहीं रहा। ये कब से लागू हो रहा है जी? ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मुकदमा दर्ज होंगे तुम जैसे लोगों के खिलाफ। मुझ जैसे नहीं हाँ जी, जो जी। झूठा मुकदमा करते हैं उन पे। और तुम्हारी पूरे शहर में शोहरत ये है कि तुम हर दूसरे तीसरे दिन एक नया मुकदमा ठोक देते हो। जी मोहल्ले में झगड़े ही इतने, जमीनों का हमारा रफड़, मेरी बावज को तलाक हुई, वो अलहदा रफड़, कोई थोड़ी मोड़ी बातें तो नहीं है। अभी आने से पहले इधर कटहरे में आने से पहले मुझे कह रहा था शो शुरू होने से पहले कि भाई साहब आपको इस कानून के खिलाफ बोलना चाहिए। अच्छा। अगर आप किसी पे सच्चा मुकदमा भी करते हैं और दूसरी पार्टी तगड़ी है और तगड़ा वकील करके वो ये साबित कर दे कि मुकदमा झूठा है तो फिर वो बेचारा सच्चा आदमी भी खामखा जुर्माना देगा। अभी मुझे ये कह रहा था। बिल्कुल यही कहा था, बिल्कुल नहीं सेम टू सेम। तो नहीं, गलत बात है। मुकदमा फिर मुकदमा है। हाँ। फिर अगर दूसरा बंदा झूठा साबित कर देगा तो फिर आपको तावान देना चाहिए। देखो मेरे वालिद साहब कत्ल हुए, अभी तक मुकदमा चल रहा है। और भाई तुम्हारे वालिद साहब मुबैना तौर पर बाद में कत्ल हुए, उन्होंने कत्ल होने से पहले 5 कत्ल खुद किए हुए। ओ भाई फिर दुश्मनियों में तो ऐसा होता ही है। और तो आपको पता है फिर हम दुश्मनदार आदमी है, और हथकड़ी तो वैसे भी मर्द का जेवर है। ये मर्द का जेवर नहीं होता, ये बेहिस लोगों का जेवर होता है। जो इंसानियत भूले होते हैं ना वो हथकड़ी को जेवर समझते हैं। वरना झूठी लगे या सच्ची, इंसान शर्मिंदा ही होता है हथकड़ी लगी हो तो। ये बकवास सी करके तो दाद वसूल करने की हमसे कोशिश ना करो, वरना सेगमेंट मुकेगा तो असि इथे दाद देने से डंडे भी रखे। पंजाब पुलिस के एक इंतहाई सीनियर ऑफिशियल का ये कहना है कि लाहौर में जितने मुकदमा दर्ज होते हैं उनमें से कम 26% ऐसे हैं जो वकूआ घड़ के मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, यानी सफेद झूठ पर मबनी होते हैं। सर ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें ना कोई मशीन लगनी है ना कोई इन्वेस्टमेंट लगना है, सिर्फ आपने पर्चा करवाना और आपने पैसे लेके सुना कर लेनी। और भाई पर्चा तो मैं अब भी आप लोगों पे करवा सकता हूँ कि आप लोगों ने मुझे थ्रेट किया और मुझे अटैक होगा। छोड़ दो गिरने दो अटैक तो नहीं हुआ, कुछ 60 तो लगे ना। अच्छा वैसे मैं ये सोचता हूँ कि इन लोगों को कोई खुदा का खौफ भी नहीं आता। आप देखो ना जरा कि जिस तरह की ये भी बात कर रहा है कि अटैक हो गया और ये कर दिया, तो अटैक सच्ची मुची का होते हुए भी कितने को मिनट लगते हैं, बल्कि कितने को सेकंड लगते हैं। कुछ खुदा का खौफ भी नहीं होता आपको। इन लोगों की वजह से कितने लोगों को अटैक होता होगा, झूठे मुकदमात की वजह से कितने लोगों को परेशानी का सामना करना सर पड़ता जी ये होगा। वैसे खुद से पर्चा तो करवा नहीं सकते, इनके साथ कोई ना कोई पुलिस वाला मिला होता है जिसकी वजह से इनको सारे हमारा पूरा जो कानून का ढांचा है ना वही रिव्यू करने की जरूरत है। उनमें तो ऐसे लोग पनपते हैं। हाँ जी 26% अगर झूठे मुकदमात होते हैं तो 26% सही भी दर्ज नहीं हो रहे हो, वो भी खज्जल हो रहे होंगे ने बेचारे कई जो हकदार होते हैं उनका पर्चा दर्ज होना चाहिए मगर नहीं हो रहा। इसलिए झूठे मुकदमात का दर्ज हो जाना और सच्चे मुकदमात का दर्ज ना होना ये 100% पुलिस की वजह से होता है। और भाई इल्जाम पे इल्जाम ना लगा, अगर इब इल्जाम लगाए ना तो हद तक इज्जत का दावा कर दूंगा। धमकियां देखो, धमकियां हद तक देखो। उस चीज की होती है जो पास हो। तुम्हारी किस चीज की इज्जत है? यार मोहल्ले में जाके पूछ, जहां से गुजर जो लोग खड़े हो जुए हैं। लोग खड़े हो जाते हैं एहतराम में नहीं, खौफ की वजह से, शर की वजह से। जी और डर खौफ भी शरीफ आदमी को होता है। जो खुद इस तरह के को लोचे होते हैं वो तो इनकी टगे की इज्जत नहीं करते और बाकायदा इनको उसी तरीके से बुलाते हैं जिस तरीके से बुलाना चाहिए। ओ हाजी साहब क्या बात कर रहे हो, सारा मोहल्ला खुशी गमी में मुझे फख्र के साथ बुलाते हैं। हाँ, और तुम्हारे मुंह में 2 नवाले ठूस के तुम्हारा मुंह बंद करते हैं। भाईजान इलेक्शन आने दो, हर उम्मीदवार मेरी हमायत चाह रहा होता है, मिन्नत कर रहा होता है, तरले कर रहा होता है। बस इलेक्शंस में ऐसे लोगों की एक और क्वालिटी सामने आती है। ये लोग जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो जाते हैं और बिल आखिर किसी न किसी से पैसे लेके आखिर में बैठ जाते हैं। वैसे अतीक यस सर। बहुत टिल्ले हो तुम, अब तक तुम्हें चाहिए था कि 10-12 घोंसे मार चुके होते। एक मिनट भाई, बंदा इंसान बना, शायद तुझे मेरा पता नहीं, इससे पहले मैं 3 पुलिस वाले मुअत्तल करवा चुका हूँ। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ले जी आज जिस बात तहजीबी का मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो खास तौर पे हमारे पंजाब में बहुत ज्यादा पाई जाती है, बड़ी मादरत के साथ।
और ख़ास तौर पे जो पंजाबी बोलने वाले लोग हैं उनको मैं हाथ जोड़ के ये बात तहजीबी सुनाना चाहता हूँ कि उनकी इस बात तहजीबी की वजह से पंजाबी ज़ुबान को बहुत ज़्यादा ज़ख्म हुए हैं, बड़ा सख्त मजरूह हुई है। वो है एक आम गुफ्तगू के दौरान गाली। गाली की आदत जो है ना जी, वो इस कदर ज्यादा फैल गई हुई है कि बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वो गालियां इतनी ज्यादा आम गुफ्तगू में और नॉर्मल गुफ्तगू में निकाल रहे होते हैं, वो ऐसे लगता है नौजुबिल्ला कोई सवाब समझ के निकाल रहे हैं। और ये हम देखते ही नहीं है कि भाई ये गुफ्तगू जो हो रही है कि ये चार बंदे सुन रहे हैं और हमें ये किस कदर बदतहजीब समझ रहे होंगे, और हमारी जो पंजाबी जुबान है उसकी भी कितनी सख्त बेइज्जती हो रही है। अच्छा, आम गुफ्तगू में तो आदत हो जाती है, निकालते हैं, फिर अल्लाह ना करे किसी को गुस्सा चढ़ जाए, कोई थोड़ा सा इमोशनल हुआ हो, तो वो ये बिल्कुल नहीं देखता कि मोहल्ले में खड़ा है, गली में खड़ा है, किसी होटल में खड़ा है, किसी मजमे में खड़ा है, किसी गैदरिंग में है, या कोई माँ बहन बेटी पास से गुजर रही है या पास बैठी हुई है या कोई फैमिली बैठी हुई है, वो धड़ाधड़ ऊंची आवाज में गालियां निकालनी, गंदी गालियां निकालनी शुरू हो जाती है, गलीज गालियां निकालनी शुरू हो जाते हैं, जिससे मेरा ख्याल है कि सिर्फ उस बंदे का ही नहीं पता चल रहा होता, हमारे मुआशरे की भी बड़ी तजलील हो रही है। हमारा जो इधर पंजाब का खुला डुल्ला मुआशरा है, हमारा जो रहन सहन है, उसका हमें नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत जुबान है हमारी पंजाबी, इसकी इज्जत का ख्याल करना चाहिए। ये सूफिया की जुबान हुई, इसको इस तरह जलील ना करें, इस कदर इसकी इसको घटिया ना पेंट कर दें कि ये सिर्फ गालियों की जुबान है। वैसे तो उर्दू जुबान बोलने वाले या पख्तून हमारे और दूसरे लोग भी कई ऐसे बीच में हैं जो गालियां निकालते हैं, मगर पंजाब में और पंजाबी बोलने वालों में ये बहुत ज्यादा आदत पाई जाती है। और फिर गाली सिर्फ यही नहीं कि मजमे में दे रहे हैं, आप कई दफा देखेंगे कि बड़े मोअज़्ज़िन लोग बड़े ही मोअज़्ज़ज़ महफिल में, किसी शादी ब्याह में या किसी खाने में, किसी डिनर लंच में, यार आराम से गाली दे देते हैं। वो ये नहीं देखते कि चार मुअज़्ज़ज़ शरीफ लोग बैठे हुए हैं, हम ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, फिर किसी वक्त किसी को घर में फोन आता है और उसको वो जो फोन करने वाला है उसके साथ उसने गाली गलोच करनी है या गुफ्तगू में गालियां भी देनी है या गुस्सा करना है जी, तो वो फोन पकड़ के अपने घर से बाहर निकल आता है और सड़क पे खड़े होकर ये काम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। ओ यार, तुम अपनी माँ बेटी बहन से तो चलो एहतियात करके बाहर आ गए हो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। अब जो मोहल्ले में दूसरी माएं बहनें बेटियां हैं उनको भी अपनी समझो, कुछ खुदा का खौफ खाओ। ये क्या कर रहे हो, सड़क के ऊपर खड़े होकर गालियां देनी शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर यही सिलसिला जो है ये अक्सर आपको ट्रैफिक सिग्नल्स पे नजर आता है। जब सिग्नल बंद होता है वहां पे लोग आके खड़े होते हैं, हम ये नहीं देखते कि साथ वाले मोटरसाइकिल वाले ने अपनी बीवी या अपनी बेटी को साथ बिठाया हुआ है, कोई बच्ची को लेके वो कॉलेज स्कूल से घर जा रहा है, हम पास मोटरसाइकिल में स्कूटर में जाते हैं बड़े आराम से, उसके साथ खड़े होके हमारे साथ कोई यार दोस्त है, कोई बेली है, हम उसके साथ गाली गलोच में ऊंची आवाज में गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि पास किसी गाड़ी में या किसी मोटरसाइकिल के ऊपर वो हमारी बहन बेटी बैठी हुई है, बिल्कुल इसकी परवाह नहीं करते। अक्सर ये होता है ट्रैफिक सिग्नल्स पे, तो अक्सर ये देखने में आता है कि कोई ना कोई बीच में ऐसा जरूर जाहिल आदमी और इंतहाई मैं कहूंगा कि कम अकल बंदा खड़ा होता है, यही हरकत कर रहा होता है गाली गलोच करने की। और फिर यही नहीं कि सिर्फ ये काम गुस्से में किया जाता है, ये मजाक का भी हिस्सा बन गया, ये हमारे यहाँ मजाक का भी हिस्सा बन गया। और मजाक करते करते हम गालियां यार क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं भाई, खुदा के वास्ते थोड़ा सा सोच के बोलें, पहले तोलें फिर बोलें, खुदा के वास्ते। या थोड़ा सा इर्द गिर्द देख लें कि कोई माँ बहन बेटी, अव्वल तो अकेले में भी यार, आप दोस्तों में भी क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैं तो बहुत इरिटेट होता हूँ इस बातों से, जाहिर है। नहीं, वाकई ये जो गौरी है, मैंने इसको देखा है कि इसके मुंह से मैंने कभी भी गाली नहीं सुनी। बुरी बात है, कभी भी गाली नहीं सुनी। मतलब कोई, मेरा ख्याल है को 25 को साल हो गए हमें इकट्ठे, वाकई इसके मुंह से मैंने कभी भी गाली नहीं सुनी। इसीलिए तो ये इसका क्रेडिट शुमार होता है पूरी दुनिया में कि इसके परस्तार, इसके फैंस जो हैं वो तारीफ करते हैं कि हमने आज तक
गाली तो दूर की बात है, कोई जुबानी बात नहीं इसके मुंह से सुनी। जी वो तो पब्लिक वाले तो जानते हैं ना इसको, थिएटर के या कैमरे के हवाले वैसे भी से। आम जिंदगी में भी मैंने इसके मुंह से कभी भी गाली नहीं सुनी। अच्छा, अब तो ये पिछले चंद सालों से तो ये रवाज इतना बढ़ता जा रहा है बदतहजीबी का और गाली गलोच का, और एक दूसरे की अल्लाह माफ करे माँ बहन की भी इज्जत छोड़ दी हुई है ऊंचा बोलना सोशल मीडिया के ऊपर। आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर, यार आपको किसी की कोई पोस्ट पसंद नहीं आई या किसी का कोई ख्याल पसंद नहीं आया या किसी की कोई फोटो पसंद नहीं आई, तो यार आप खुदा के वास्ते को एहतियात से कमेंट्स करें। अब गाली गलोच ही शुरू कर देते हैं। हो सकता है आपकी ये जो गाली गलोच है ये कोई बहन माँ बेटी भी पढ़ रही है। हाँ जी। इस जमाने में जो सबसे अफसोसनाक बात देखने में आ रही है ना, वो ये है कि इतने आदी हो गए हम गलत जबान इस्तेमाल करने के कि बाज गलत अल्फाज जो हैं वो हमारे मुंह से इतनी रवानी के साथ इस्तेमाल होते हैं कि हम ये भूल ही गए हैं कि ये बुनियादी तौर पे गाली है, और वो हमें पता नहीं है चूंकि ये गाली है। तो सुनने वाले जो है वो आम तौर पे घरों में भी उसी लफ्ज का या उन्हीं अल्फाज का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। उनको बेसिकली ये सेंस ही नहीं है कि ये गाली है, ये घर के अंदर बात करने वाली नहीं है। ये थिएटरों के ऊपर हर दूसरे लड़के का हर दूसरा फिक्रा साले से शुरू होता है, और सालिया ये क्या कर रहे हैं यार। आम गली मोहल्लों में किसी दोस्त को ये साला कहने से लड़ाई झगड़े बड़ी तूल पकड़ जाते होते थे जी। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अब ऐसा नहीं हो रहा। जो चीजें कत्ल हो जाते थे गाली देने पे, तो मैं तो यही अक्सर कहा करता था अपने दोस्तों को, यानी रिश्तों को हमने गालियां बना दिया। अंदाजा करें ना, शर्म से डूब मरना चाहिए हमें। मैं तो क्या करता था कि यार हमारे बचपन में तो जिन बातों पे या जिस लफ्ज से कत्ल हो जाते थे वो आपने मजाक का हिस्सा बना लिया हुआ, कॉमेडी का हिस्सा बना लिया हुआ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग। और बिल्कुल ये कहने में कोई आर नहीं है मुझे कि इस गाली गलोच को और बेहयाई को बहुत ज्यादा तकवीयत दी है हमारे थिएटर ने। जो आजकल जिस किस्म का थिएटर चल रहा है काफी अरसे से, वो हमने इतना बुरा किया है कि हमने ये गाली को गुफ्तगू का हिस्सा बना दिया है। हमने ये नॉर्मल कर दिया। लोगों की वो झिझक जो थी, लोगों की जो शर्म थी, जो लोगों की इज्जत और गैरत थी, वो इस हवाले से हमने खत्म कर दी है। हम अब इसको हिस्सा समझते हैं। बल्कि आप ये अब तो छोड़े थिएटरों को, ये जो टॉक शोज हो रहे होते हैं यार, बड़े आराम से बड़े ही मुअज़्ज़िज़ीन, बहुत बड़े सियासतदान ऐसी बात कर देते हैं, ऐसा लफ्ज बोल देते हैं जो गाली होती थी यार, भी गाली है। यही मैं कह रहा हूं ना, खुदा के वास्ते जाने दें यार। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग। आपको देख रहे हैं बड़ा मौजूद आदमी समझ के, आप ये क्या चबल मार रहे हैं। और अक्सर ये अब होता है, अक्सर ये होता है वाकई कि उसको हम गाली समझ ही नहीं रहे। अब जो थी गाली और है गाली, इंतहाई जाहिलाना गुफ्तगू है जो आप कर रहे हैं। आप मत एक आध लफ्ज बोल के तो अपने टेलीविजन को, अपने मुआशरे को, अपने कल्चर को, अपनी शख्सियत को इस तरह जलील करके रख। नाज़रीन, ये था आज का इस पे हाल। और आज की छोटी सी बात ये कि आप दुनिया का हर कर्ज उतार सकते हैं, हर कर्ज उतार सकते हैं सिवाय बाप के पसीने के। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। खबर की दुनिया।